हेलो ट्यूबर, कैसे हैं आप सब लोग। हेलो 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 बच्चों, पैटी कैसे हो आप सब लोग। कैसी चल रही है तैयारी? अच्छी चल रही होगी, बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही होगी। तो भैया आज मैं फिर लेके आ गई हूँ। आई होप सो आप लोग एकदम लल्लन टॉप होंगे। ठीक है। तो आज का जो सेक्शन है, वो क्लास जो होने वाली है, वो हमने कल जो क्लास स्टार्ट की थी वो करी थी भैया और ऑडिट रिस्क के बारे में। तो उसी को हम चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे ऑडिट रिस्क में। ऑडिट रिस्क में आज हम समझेंगे कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है और कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क। ठीक है। तो आज हमें यहाँ ये सारी चीजें पढ़नी है, ये सारी चीजें क्लियर करनी है। तो भैया सिंपल सी बात है, ये न्यू सिलेबस के हिसाब से सारी चीज तुम्हारी हो रही है। तो भैया अगर अब तक तुम्हें अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, तो भैया बने रहो और अच्छे से पढ़ते रहो। मेरी न्यू वीडियो जो आने वाली है वो ये आएगी कि भैया इज दिस कंपल्सरी टू टेक द कोचिंग्स। क्या हमें कोचिंग्स लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इसकी भी मैं एक पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ लाऊंगी। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर आप किसी कंसेप्ट को बारीकी से समझना चाहते हैं तो स्किप करके वीडियो नहीं देखा कीजिए। ठीक है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं, अगर आपको पता है तो ऑब्वियस की बात है, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, सारी चीज कर सकते हैं। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? तो बेटा जिन बच्चों ने कल मेरी वीडियो नहीं देखी, तो मैंने कल उनको एक कंसेप्ट समझाया था कि ऑडिट रिस्क एज पर ऐसे 315 क्या होता है। एज पर ऐसे 315 क्या होता है, तो ऑडिट रिस्क के ऐसे 315 में तीन चार पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑडिट रिस्क। हमने एक कंटेंट ये रहा था ऑडिट रिस्क के बारे में, एज पर ऐसे 315। ठीक है। एज पर ऐसे 315 के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज का जो हमारा टारगेट है, आज मैं आपको ये टारगेट बता देती हूँ कि क्या है, ताकि आप लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो कि आज हम क्या कवर अप करने वाले हैं। आज हम कवर अप करने वाले हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये कुछ जर्नल टर्म्स है बच्चा लोग। जनरल टर्म्स है, इसको आपको पता होने चाहिए। दूसरी चीज में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क के क्या कंपोनेंट्स है पूरे चार्ट के साथ मैं आपको बताऊंगी। तो पेन पेंसिल लेके आप बैठ जाइए। मैं अभी भी आपको बोलती हूँ, इट्स दिस नोट्स आर नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ योर मॉड्यूल। ये मॉड्यूल का सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो आपकी हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस रहनी चाहिए कि आप मॉड्यूल को रेफर करें, जो आईसीए ने मॉड्यूल रेफर किया है 24 से, आप उसको रेफर करेंगे। जो पुराने वाले बच्चे हैं जिनका क्लियर नहीं हो गया उनको इस अटेम्प्ट में, तो बेटा आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं रेफर मॉड्यूल। ठीक है। ब्लू कलर में आपको मिलेगा, ब्लू व्हाइट कलर में, लेकिन मॉड्यूल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज के बाद आप ये नोट्स पढ़ते हैं। ठीक है। समझ आया या नहीं आया? बच्चे कह रहे हैं यस मैम, अब क्लियर करते हैं। तो लेके प्रभु का नाम श्री राम, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो बेटा आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, मैं आपको पहले एक चार्ट बनवाने वाली हूँ। तो वो चार्ट आप मेरे साथ बनाइए, क्योंकि जब आप वो चार्ट बनाएंगे तब आपके पास आपको एक क्लैरिटी आएगी कि मैम उस चार्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या, ये चार्ट मेरे साथ बनाइए। ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क इज डिवाइडेड इनटू, ऑडिट रिस्क, हाउ ऑडिट रिस्क फॉर्म। तो मैंने आपको बताया था ऑडिट रिस्क कैसे फॉर्म होता है। ऑडिट रिस्क बेटा फॉर्म होता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। व्हाट इज ROMM? रिस्क ऑफ, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट में रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का, प्लस आप एज एन ऑडिटर आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं तो यानी कि डिटेंशन रिस्क, यानी कि डिटेंशन रिस्क। मैं फिर से बता देती हूँ कि ये ऑडिट रिस्क का क्या मतलब होता है, एक बार फिर से। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है कि आपके पास मैनेजमेंट ने क्या दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी। किसने दिया भैया आपको? मैनेजमेंट ने दी है। ये मैनेजमेंट है। ठीक है। और आप इसके ऑडिटर हो, आप ही ऑडिटर हो, तो आपको इस मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी है। अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का रिस्क है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट किससे होती है? एरर से होती है या फिर फ्रॉड से होती है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है। इसका होने का रिस्क है, लेकिन ऑडिटर ने वो डिटेक्ट नहीं कर पाया। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर ने अपना पूरा अच्छे से काम नहीं किया, या वॉट एवर द रीजन बीइंग। ठीक है। भैया ऑडिटर ढंग से डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क था मटेरियल मिस स्टेटमेंट का, और वो अराइज कैसे हुआ? एरर और फ्रॉड की वजह से, जिसको ऑडिटर निकाल नहीं पाया। बेटा वही कहलाता है रिस्क, ऑडिट रिस्क। वही क्या कहलाता है आपका?
ऑडिट रिस्क समझ में आया या नहीं आया? आई थिंक आप सबको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नाउ अब यहाँ पे अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। बेटा इस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में हमेशा क्या होता है, इनहेरेंट रिस्क। कौन सा रिस्क होता है भैया? इनहेरेंट रिस्क। बेटा एक सिंपल सी बात है, इफ आई एम सेइंग यू दैट आप कहीं से भी कोचिंग ले लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए, आप 100% गारंटी से पास हो जाएंगे सीए एग्जामिनेशन में, तो दैट मीन्स आई एम नॉट गिविंग यू अ ट्रू पिक्चर। इट मीन्स देयर कुड बी ए इनहेरेंट रिस्क, एक छुपा हुआ रिस्क हो सकता है कि एग्जाम के टाइम पे आप नर्वस हो जाए, हो सकता है एग्जाम के टाइम पे आप ब्लैकआउट हो जाए, हो सकता है एग्जाम के टाइम पे तुम्हारा पेन चलना, मतलब वट एवर द रीजन बीइंग। तो यानी 100% आप गारंटी नहीं ले सकते। तो यानी ऑडिट के अंदर में भी क्या है, इनहेरेंट रिस्क होता है। सेकेंड इसका पार्ट है इनहेरेंट रिस्क। फर्स्ट पार्ट है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में इनहेरेंट रिस्क मौजूद होता है। और तीसरा कौन सा होता है भैया, कंट्रोल रिस्क। अब एक बात बताइए, एक बात कंफ्यूज मत होना, ऑडिट रिस्क के अंदर इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क मत करना। ऑडिट रिस्क कैसे बनता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्लस डिटेक्शन रिस्क। नाउ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे हो सकता है, इनहेरेंट रिस्क की वजह से हो सकता है। रिस्क मटेरियल, मेरी लैंग्वेज को बात को ध्यान दीजिए, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का रिस्क कैसे हो सकता है, इनहेरेंट रिस्क की वजह से, छुपा हुआ रिस्क और कंट्रोल रिस्क की वजह से। ठीक है, और प्लस डिटेक्शन रिस्क। अब डिटेक्ट कैसे करेगा ऑडिटर, तो यहाँ पे आपके डिटेक्शन रिस्क के भी टू पार्ट्स हैं। एक है आपका सैम्पलिंग रिस्क, एक है आपका सैम्पलिंग रिस्क, और एक है आपका नॉन सैम्पलिंग रिस्क। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। आपको एक बात बताऊं मैं, ये सैम्पलिंग रिस्क, नॉन सैम्पलिंग, ये ऐसे 530 के अंदर आपका कवर होता है। ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट में आपका ऐसे 315 के अंदर कवर होता है, ऐसे 315 के अंदर। तो ये सारी चीजें आपकी ऐसे के अंदर, तो यानी कि कुल मिला के जब हम ये ऐसे कर लेंगे तो हम दो ऐसे को निपटा लेंगे। तो बेटा सबसे पहले समझ में आया, तो दिस इज अ ब्रॉड हेडिंग, दिस इज अ हॉट। तो अब भैया अब स्टार्ट करते हैं नोट से कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो प्लीज नोट्स बनाते रहिए। ओके, सो लेट्स डू इट विद। Yes, this is a obtain. This is a some notes, point to point Crips notes. So first जो था उसी का कंटिन्यूस है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब अपने दिमाग में आपको चार्ट रखना है, अब अपने दिमाग में आपको चार्ट रखना है दैट ऑडिट रिस्क के टू पार्ट्स आर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड द डिटेक्शन रिस्क। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, वी आर गोइंग टू स्टडी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सो हम पढ़ने वाले हैं कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता क्या है। सो द डेफिनेशन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इज गिवन इन द एसे 200। सो भैया एसे 200 स्टेट दैट आर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज अ रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। नाउ बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बच्चों को मटेरियली का मतलब समझ नहीं आता। बेटा लॉ की लैंग्वेज में और ऑडिट की लैंग्वेज में मटेरियल मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच कैन बी इम्पैक्ट ऑन द डिसीजन ऑफ इंटेंड यूजर। जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स हैं, उनके डिसीजन को कि फर्दर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, लेंड करना है, उनके डिसीजन को कुछ ऐसी बातें, वेदर इट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली, दैट्स कॉल्ड द मटीरियल, जिसके बातों पे इम्पैक्ट, जिसकी वजह से इम्पैक्ट होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट। ऑलवेज रिमेंबर, material misstatement that could be present prior to audit, not after the audit। दैट भैया अब ये जरूरी नहीं है कि हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड हो, कुछ ऐसी गड़बड़ हो मटेरियल मिसस्टेटेड, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है कि भैया क्या कह रहा है, ऐसे 200 स्टेट्स दैट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज अ रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू द ऑडिट। देर इज अ पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर ऑडिट। तो वन लाइन क्लियर भैया, ऐसे 200 बेटा क्या कहता है, ऐसे 200 कहता है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी, भैया ये प्रोबेबिलिटी है कि ऑडिट से पहले आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड होने के चांसेस हैं। नाउ अब नाउ चार्ट पे आओ। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट एट द टू लेवल्स। सो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपके दो लेवल्स पे एग्जिस्ट करती है। अब मैम कौन से दो लेवल पे एग्जिस्ट करती है, अब इधर आओ। तो यहाँ पे इस चीज को मैं यहाँ समझा रही हूँ कि एट द टू लेवल्स, सॉरी, एट द टू लेवल बच्चा पार्टी क्या होता है, ऑडिटर को भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिली, राइट।
तो भैया शेड्यूल 3 के हिसाब से यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिली शेड्यूल 3 के हिसाब से। अब शेड्यूल 3 के हिसाब से जो फर्स्ट क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फर्स्ट पार्ट होता है बैलेंस शीट। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट, सेकंड पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एसपीएल। तो एसपीएल आपको मिला, यहाँ पे आपने जो लिखा है वो इनकम लिखा है। अब इनकम के अंदर में भी सेल्स है, ठीक है। और आपने इस इनकम, तो यहाँ पे जीपी रेशियो आता है। और लास्ट में हम जब कंटिन्यू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट रेशियो आता है। नाउ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या है कि कुछ भी गड़बड़ी होने के चांसेस किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो लेवल के होते हैं। मैम कौन से दो लेवल के होते हैं? एक तो होता है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? आप एक बात बताइए, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप क्या देखते हैं? आपने देखा कि भैया ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट में कुछ भी गड़बड़ी है। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ आपका सेल्स को लेके, आपका परचेजेस सीओजीएस को लेके। तो फॉर एग्जांपल कि ग्रॉस प्रॉफिट में गड़बड़ी की वजह से, कुछ भी एरर से या फ्रॉड से कुछ भी हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट की वजह से आपका नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट हुआ, नेट प्रॉफिट की वजह से आपका बैलेंस शीट पे इफेक्ट हुआ। तो यानी कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी क्या है, होने गड़बड़ होने के चांसेस हैं, देयर कुड बी अ प्रोबेबिलिटी। सो ये क्या फर्स्ट लेवल होता है? ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा लेवल होता है भैया? ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। अब ग्रॉस प्रॉफिट आपने ठीक से कैलकुलेट किया है, नेट प्रॉफिट आपने ढंग से कैलकुलेट है, बट स्पेसिफिकली सेल्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट सेल्स है, उसके अंदर आपने कुछ ना कुछ छुपाया है एज अ मैनेजमेंट। तो असर्शन लेवल का मतलब, असर्शंस का मतलब क्या होता है? असर्शन लेवल्स का मतलब होता है जिस पर्टिकुलर आइटम्स के बेसिस पे मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है। नाउ व्हाट आर द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सेल्स, रेवेन्यू, ऑल दिस थिंग्स। सो असर्शन यानी कि क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। एक क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन क्या थी? सेल्स इज अ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। नाउ सेल्स में भी टू पार्ट्स है, क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल्स। नाउ क्रेडिट सेल्स इज अ अकाउंट बैलेंस। तो आप यहाँ लिख सकते क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जांपल सेल्स क्या है आपकी इनकम की क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है। अब इनकम में भी फर्दर क्या है? सेल्स। सेल्स में भी कौन सा अकाउंट बैलेंस है? क्रेडिट का, जिसमें गड़बड़ होने के चांसेस है। एंड डिस्क्लोजर। तो दो टाइप के लेवल समझ में आया कि सबसे पहले रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि जीपी गलत है, रेशियो गलत है, उसके बेसिस पे सारा फाइनेंशियल अकाउंट्स में गड़बड़ आ रही है। सेकेंड लेवल है कि भैया सब कुछ ठीक है, कुछ ना कुछ, बट हमें क्रेडिट सेल्स में डाउट हो रहा है। ओके, तो दैट्स कॉल्ड द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट टू लेवल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया बच्चा लोग? यस। नाउ कम टू दी थर्ड पॉइंट। अब बच्चे लोग कह रहे हैं कि मैम अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है रिस्क एट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू रिस्क of material misstatement, very important, that relate pervasively to the financial statement. Now what do you mean by the pervasively financial statement? Pervasively a financial statement means which impacted the whole financial statement, and based upon that all things going to be impacted, whether it is a disclosure, whether it is a decision, right? So अगर आपका risk financial statement misstated है due to fraud और error पूरी होल लेवल पे, तो इट्स ऑब्वियसली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लीटली परवेसिवली इफेक्ट करेगी एज अ होल। एंड पोटेंशियली मींस यस, जरूरी, पोटेंशियली इफेक्ट मेनी असर्शन। आपका ग्रॉस प्रॉफिट गलत हो रहा है तो ऑब्वियस की बात है, इट मींस फर्स्ट पॉइंट क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल इंपैक्टेड है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि यस, कि जब ग्रॉस प्रॉफिट सही नहीं आ रहा, वट एवर द इवेल्युएशन डन बाय द ऑडिटर, और ऑडिटर की उससे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो जब जीपी में गड़बड़ है तो ऑब्वियस की बात है जीपी कैसे निकाला आपने? सेल्स माइनस सीओजीएस, राइट? आपने ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे निकाला। क्लियर? तो यानी कि जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट में गड़बड़ है तो इट्स ऑब्वियस दैट ऑडिटर को पता लग जाएगा कि कुछ ना कुछ सेल्स के अंदर, यानी कि जिस बेसिस, जिस असर्शंस के ऊपर जो जीपी निकाला हुआ है, दैट असर्शन कुड बी आल्सो रॉन्ग। सेकंड थिंग क्लियर? सो भैया ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कह रहा है? that pervasively affect, if this is a keyword, pervasively affect the financial statement as a whole. Clear? अब वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है
रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल। अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट, नाउ कम बैक टू द एग्जांपल, अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट बिल्कुल ठीक है, प्रॉफिट बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी सेल्स के अंदर, क्रेडिट सेल के अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। सो ये क्या कह रहा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल, एट द असर्शन लेवल मींस एट द पर्टिकुलर आइटम लेवल। सो आई विल राइट दिस assertion level means particular item level are assessed in order to determine NTE. What is NTE? Nature, timing and extent। एन एक्सटेंड, अगर आपकी अजर्शन मैनेजमेंट की अजर्शन में कुछ ना कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पाई जाती है, ऑडिटर जब इवैल्यूएशन कर रहा है तब, तो भैया ऑडिटर अब स्पेसिफिकली क्रेडिट सेल्स के अंदर उसका नेचर चेक करेगा, किस बेसिस पे गलत क्या है, किस टाइमिंग, कौन सी टाइमिंग पे गलत है, और किस एक्सटेंट तक, किस लेवल तक गड़बड़ी है, राइट। और आप ऑडिटर इसको परफॉर्म करने के लिए आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस निकालेगा, मींस ऑडिटर नीड टू फाइंड आउट, परफॉर्म द सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस। Sufficient audit evidences means auditor will check your credit book, auditor will take the external confirmation from the debtors, auditor will see what is your trade receivables, right? So risk of material misstatement at assertion level are assessed in order to determine the NTE to further audit procedure, right? पहले उसका NTE चेक करेगा and उसके बाद देखेगा कि भैया what I have to include the further audit procedure। now रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब बेटा बच्चों बैठे एक बात बताओ, आपने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी इफेक्टेड है, पूरी परवेसिवली मतलब होल इफेक्टेड है, तो भैया होल इफेक्टेड है तो होल इफेक्टेड कैसे हुई? तो सिंपल सी बात है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आइटम्स हैं, अजर्शंस है, अजर्शन मतलब सेल्स लिखी हुई है, रेवेन्यू लिखी हुई है, वेजेस लिखी हुई है, तो ऑब्वियस की बात है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। सो सिंपल सी बात है कि जब आपकी अजर्शन लेवल्स पे कुछ ना कुछ फाइनेंशियल मिसस्टेटेड पाई जाती है, तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, या तो उन असर्शन में कुछ ना कुछ छिपा हुआ रिस्क है जिसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क, या फिर इंटरनल कंट्रोल का कुछ रिस्क है, ठीक है। सो please underline with my sir, risk of material misstatement at the assertion level, two components है, inherent risk and the control risk। बच्चा पार्टी क्विक क्विक से वो डायग्राम अपने दिमाग में आप रखना, ये डायग्राम जब तक आपके दिमाग में चलेगा ना, इस टॉपिक को तुम्हें कोई भी सोते से उठा लेना तो बता दोगे। तो ऑडिट रिस्क इज कंसिस्ट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज इक्वल्स टू डिटेक्शन रिस्क। नाउ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द प्रेजेंट इज अ होल लेवल पे है और असर्शन लेवल पे है। अब असर्शन लेवल पे दो तरीके के आपके रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क, ये मेरे साथ बन, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। डिटेक्शन रिस्क में दो टाइप्स के रिस्क है, सैंपल रिस्क, नॉन सैंपल रिस्क। तो ये चार्ट एक बार आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर हो गया या नहीं हो गया? समझ में आया या नहीं आया, राइट? ओके, सो आई थिंक आपने लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट, बोथ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क आर एंटिटीज रिस्क। नाउ माइंड इट, पहले ही बोला था कि ऑडिट रिस्क क्या होता है, जो एग्जिस्ट करता हो प्रायर ऑडिट। तो भैया आपका कोई मैनेजमेंट ये नहीं कह सकता कि हमारे ऑडिट करने से, मतलब तुम्हारे ऑडिट के बाद हमारी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड हुई है, नो नो नो, दैट ही नॉट सपोज टू से। यानी कि दोनों ही रिस्क, असर्शन लेवल अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो प्रायर टू द ऑडिट एग्जिस्ट होना चाहिए, that is independently exist prior to the audit, okay। inherent and control risk are influenced by the client, not influenced by the auditor। भैया inherent और control risk जो होता है ना, ये रिस्क ना क्लाइंट की तरफ से आता है, ऑडिटर की तरफ से नहीं आता। इनहेरेंट रिस्क मतलब और क्लाइंट ने मैनेजमेंट ने, आपको पता है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैनेजमेंट की ड्यूटी है, ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि भैया ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने गलत बनाई, तो भैया वो ऑडिटर का गला नहीं पकड़ेगा, उसका ही कोई इनहेरेंट रिस्क रहा होगा मैनेजमेंट का, और उसका ही कुछ कंट्रोल रिस्क रहा होगा। समझ आया या नहीं आया? तो सबसे पहले रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट समझ आ गया, यस। अब हम पढ़ते हैं भैया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मिसस्टेटमेंट, मीनिंग एंड एग्जांपल। तो मीनिंग ऑफ एग्जांपल, मिसस्टेटमेंट का मीनिंग और एग्जांपल पढ़ते हैं। नाउ
वॉट यू अंडरस्टैंड नाउ वी गोइंग टू लर्न द मीनिंग। हम अब मीनिंग पढ़ेंगे कि भैया मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। तो आइए मेरे साथ यहाँ पे पढ़ेंगे मिस स्टेटमेंट का मतलब। इतनी देर से हम सोच रहे थे क्या मतलब है क्या मतलब नहीं है मिस स्टेटमेंट का। तो लेट्स स्टडी। सो मीनिंग ऑफ मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है वही मैं आपको बता रही थी कि द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट, classification, presentation or disclosure of reported financial item and the amount, classification, presentation and disclosure that is required for the items in accordance with applicable FRF. Now FRF is financial reporting framework, financial reporting framework। ठीक है। तो भैया मैं आपको कुछ इधर उधर से नहीं बता रही, मैं आपको सिंपल सीक्वेंस में बता रही हूँ। तुम लोग पेज नंबर भी चेक करते रहा करो, अगर आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली इट्स बेसिस अपॉन योर सिलेबस। ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब, मटेरियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर को मिली है। अब ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉर एग्जांपल सेल्स का अमाउंट आ रहा है 4.5 करोड़। बट एज पर द इवैल्यूएशन, एज पर द ऑडिट एविडेंसेस, एज पर ऑल द थिंग्स, सेल्स अमाउंट वुड बी, सेल्स अमाउंट होना कितना चाहिए था, 5 करोड़। तो यहाँ पे जो 0.5 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है ना, 0.5 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है, दैट डिफरेंस इज नोन एज मिस स्टेटमेंट। क्या डिफरेंस है, मिस स्टेटमेंट। अब ये मिस स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन में भी हो सकती है, पर्टिकुलर एक कैटेगरी में भी हो सकती है। अब ये क्लासिफिकेशन आपकी जो हो सकती है वो मतलब प्रेजेंटेशन में भी हो सकती है। भैया अब डिफरेंस ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन में क्या किया, जो सेल्स सेल्स का आपने नोट्स टू अकाउंट बनाया है, यहाँ पे ठीक है, वहां पे 5 करोड़ लिखा है, यानी कैलकुलेशन इट्स ओके बट राइटिंग मिस्टेक है, तो प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर। तो यानी कुल मिला के कहने का मतलब है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी अमाउंट में, किसी भी कैटेगरी के अमाउंट में चेंज होना। या तो अमाउंट भूल गए हो, या अमाउंट आपने गलत लिखा है, 1 जीरो ज्यादा लगा, 1 जीरो कम लिखा है, ये डिफरेंस आ रहा है, उसको बोला जाता है मिस स्टेटमेंट। क्लियर हो गया या नहीं हुआ। ठीक है। तो मिस स्टेटमेंट का मतलब समझ आया। And here are the important examples. Here are the important examples of मिस स्टेटमेंट। तो आप ये एग्जांपल्स को नोट कर सकते हैं कि एग्जांपल्स कौन कौन से हैं मिस स्टेटमेंट के। सो फर्स्ट वन इज चार्जिंग एन आइटम्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर का आइटम आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चार्ज करते हैं। नाउ सेकंड वन इज डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जैसा डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट एफआरएफ में, एफआरएफ बोले तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसमें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत दिखाना पड़ता है। भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर में दिखाओ, लेकिन आपने लोअर में नहीं दिखाया, दैट दैट इज ऑल्सो मिस स्टेटमेंट, अमाउंट ऑफ डिफरेंस ऑफ डिस्क्लोजर। नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज। आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज गलत लगाई हैं। डिफरेंस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, डिफरेंस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, appropriateness in the applicable financial reporting, intentional booking of fake expenses, आपने fake expenses बुक किए, किसने, आपने मतलब मैनेजमेंट ने। overstating receivable, not writing irrecoverable debts and overstating on understanding the inventory. So these are the examples of misstatement। तो बच्चा लोग आज हमने क्या किया, आज हमने पढ़ा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दी मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट का मतलब हमने पढ़ा। तो मिस स्टेटमेंट का मतलब आपने पढ़ा, ऊपर से कंपोनेंट्स, मैंने आपको एक कंपोनेंट्स का प्रॉपर चार्ट बनवाया था। ठीक है। नाउ आई विल गिव द कंपोनेंट्स चार्ट के, हमने कंपोनेंट्स का चार्ट में करवाया क्या था। तो चलिए कंपोनेंट्स के चार्ट में देखते हैं कि हमने कंपोनेंट्स में हमने क्या किया था। तो बच्चों लोग कंपोनेंट्स जो मैंने चार्ट बनाया था, एक बार फिर से आप मेरे साथ वो चार्ट बनाइए, ताकि ये और डिफरेंस है और आपको पता चल सके कि हम क्या क्या कर रहे हैं। सो ऑडिट रिस्क इज समीशन ऑफ टू थिंग्स। सो ऑडिट रिस्क में आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और प्लस आपका क्या होता है, ऑडिट रिस्क मिलके बनता है ऑडिट रिस्क एंड प्लस डिटेक्शन रिस्क। नाउ क्लियर, ऑडिट रिस्क एंड द डिटेक्शन रिस्क। नाउ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट 2 लेवल्स पे होता है, मैं यहाँ लेवल्स पे लिख रही हूँ, 2 लेवल्स पे होता है। कौन कौन से लेवल्स पे होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल स्टेटमेंट एज अ होल लेवल,
और होल लेवल पे, यानी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और दूसरा होता है एक असर्शन लेवल्स पे। किस पे होता है? असर्शन लेवल पे। अब असर्शन लेवल पे आपके दो टाइप्स के रिस्क होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, और एक होता है आपका कंट्रोल रिस्क, एक होता है आपका कंट्रोल रिस्क। क्लियर? डिटेक्शन रिस्क आपके टूल, डिटेक्शन रिस्क कैसे बनता है? सैम्पलिंग रिस्क की वजह से, सैम्पलिंग रिस्क की वजह से। और नेक्स्ट होता है आपका नॉन सैम्पलिंग रिस्क की वजह से, नॉन सैम्पलिंग रिस्क। तो ये आपका मेन मेन ऑडिट रिस्क का आपका चार्ट है। ठीक है। अब ये जो चार्ट है रिस्क का, अब इसमें मैं आपको जो कंपोनेंट्स आने वाली नेक्स्ट क्लास में देखोगे। सो ऑडिट रिस्क का बेसिकली किस तरीके से आपने निकालते हैं। सो ऑडिट रिस्क अगर आप देखेंगे तो इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क, इन तीनों के मल्टीप्लाई से बनता है। इनहेरेंट को मैं आई आर लिख रही हूँ, कंट्रोल को मैं सी आर लिख रही हूँ और डी आर लिख रही हूँ। तो दीज आर द कंपोनेंट्स, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क, कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क। ठीक है। तो ये आपका कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क है। इस तरीके से ये आपका बनता है। तो ये थी आज की छोटी सी क्लास जिसमें मैंने आपको एक कंसेप्ट को थरली एक्सप्लेन किया है। देखिए, मैं जानती हूँ आपके पास मॉड्यूल है, आपके पास नेट है, आप यूट्यूब पे अगर क्लासेस देख रहे हैं तो ऑब्वियस की बात है आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो मैं आपको बोर नहीं करना चाहती, पूरा सिलेबस मैं आपको यहाँ पे कवर कराने वाली हूँ ना। लिटरली पूरा सिलेबस का मतलब ये है कि मैं नोट्स भी आपको शो कर रही हूँ, आप पॉज करके लिख सकते हैं, मॉड्यूल आपके पास है और मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास भी कर रही हूँ। तो सारी चीजें अगर आपके दिमाग में अच्छे से आपको समझ आती है ना, तो बेटा एक बार सब्सक्राइब कर देना और शेयर और लाइक भी जरूर कर देना। ठीक है। आप सब्सक्राइब करके नहीं जाते, देख के जाते हैं, तो थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन कम मिलता है। और अगर तुम्हें ये कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पर्सनली कमेंट डाउन में आप जाइए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगी। ठीक है। तो ये थी मेरा छोटा सा चीज। और नेक्स्ट क्लास में जाके मैं आपको, और जो आपको नोट्स अगर चाहिए भी है तो आप मुझे जाके कमेंट में बोलिए कि मैम हमें ये नोट्स चाहिए जिस क्लास में से मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो वहां मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे दूंगी, जिन जिन लोगों को चाहिए वहां पे से ये नोट्स को अवेल कर सकते हैं सारी चीज को। क्लियर? तो ये थी क्लास की। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ पे आए और यहाँ तक आपने मेरी क्लासेस को देखा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। ओके। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।